Good evening, everyone. Welcome to another session of Physics Unveiled. And in this particular session, we'll be taking up a new topic of physics for class 11, that is force. We'll discuss about force. Ultimately, our target is to address the Newton's laws of motion and the application of it. So before actually jumping straight into the Newton's laws of motion, I would like to explain something about the force, that how force is important in to understand the concept of motion and what are the application of it. Okay, so let us begin without wasting much time on it. So in our previous topic of kinematics, where we have studied about motion, and I've told that the motion is nothing but whenever the body's position is changing with respect to time. अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है और किसी फ्रेम के हिसाब से चेंज हो रहा है, देयर इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो इंक्लूडेड. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हम कहते थे बॉडी जो है वो मोशन में है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. फिर हमने ये पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर मूव करे, मान लीजिए एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, दिस इज मूविंग, तो अचानक से तो मूव नहीं करेगी. मान लीजिए पहले ये रेस्ट में थी, या टी इक्वल टू 0 पे आपने इसको देखा ही तो मूव कर रही है. लेकिन इसके पीछे का टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं टी इज लेस देन 0, इस टाइम में बॉडी हो सकता है रेस्ट पे हो, है ना. इस टाइम में हो सकता है बॉडी रेस्ट पे हो यहाँ पे. तो ये रेस्ट से मोशन में कैसे आई? तो हम लोग जानते हैं कि कभी बॉडी अपना पोजीशन चेंज तो ऐसे नहीं करेगी, कुछ ना कुछ कॉज होगा इसके पीछे. ठीक है, हो सकता है किसी ने इसको किक मारी हो या कुछ किया हो. लेकिन अगर हम लोग अपना सारा फोकस सिर्फ इस पे रखें, मूवमेंट पे, ओनली मोशन पे, तो हमने क्या कहा था कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स. तो हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी ओनली डील्स अबाउट मोशन. सो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच वेयर वी फोकस ऑन मोशन instead of its cause. इसके कॉज के बारे में हम नहीं पढ़ते थे, बेसिकली हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते थे कि मोशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है. लेकिन आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बेसिकली ये स्टार्ट करेंगे कि मोशन तो ठीक है, मोशन तो हो रहा है, एक बॉडी को मोशन तो आ गया, लेकिन अब इसका मोशन का कॉज भी निकालना है, मोशन के कॉज को भी एक्सप्लेन करना है. तो कॉज जो हो गया फोर्स हो गया. तो ये मोशन प्लस कॉज को जब हम डील करेंगे तो इस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स. ओके, सो सॉरी, दिस डायनेमिक्स. So this is the branch of physics where we deals about motion and its cause. Okay, so far this is clear to you, I think. So again, repeating the same, in motion we have studied whenever the position of particle is changing with respect to time and with respect to a frame of reference, we say body is in motion. When our entire focus is on motion, जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ मोशन पे होता है एंड मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स पे होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स. लेकिन आज इस पर्टिकुलर हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे मोशन एंड कॉज दोनों को इंक्लूड करके पढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हम डायनेमिक्स बेसिकली स्टडी करते हैं, एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स जब हम लोग मोशन एंड कॉज दोनों को डील करें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमने बोला कि कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ मोशन जो है वो है फोर्स. कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स. तो सबसे पहली बात है कि फोर्स है क्या, व्हाट इज फोर्स, है ना. तो फोर्स जो है बेसिकली एनी एक्ट, हम लोग जनरल टर्म में या लेमन लैंग्वेज में होता है एनी एक्शन ऑफ पुश एंड पुल, पुश और पुल व्हिच tries to change the state of motion
और रेस्ट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने यहाँ ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक को मान लीजिए ये ब्लॉक रेस्ट पे था, इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स इससे इसको पुल करना चालू किया यहाँ पे। तो बॉडी जो पहले रेस्ट में थी, टी इक्वल टू 0 में रेस्ट में थी, टी ग्रेटर देन 0 में ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगी, कुछ एक्सलेशन इसका चालू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी अचानक से कोई बॉडी मान लीजिए चल रही थी, मान लीजिए पहले से टी इक्वल टू 0 में इसका कुछ वेलोसिटी था, आपने क्या किया, इस पे ब्रेक लगाना चालू कर दिया, मान लीजिए पुश करना चालू कर दिया, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा टी ग्रेटर देन 0 में, u मान लीजिए u की वैल्यू लेस देन v हो जाएगी, है ना, मतलब वेलोसिटी घटेगी धीरे धीरे। ओके, सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनी एक्शन ऑफ पुश और पुल व्हिच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। तो अब बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फोर्स होते कितने टाइप के हैं। तो फोर्स बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल, ऐसे तो बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, तो ओवरऑल फोर्सेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फोर्स exist between bodies when they are in contact। जब आप एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। किस तरह कांटेक्ट में होंगे? फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। ओके, तो इस कांटेक्ट फोर्सेस का दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स का मतलब होता है फोर्स which can operate from a distance। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसा चीज, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, हम सारे सिर्फ एग्जांपल से बताएंगे, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे फिलहाल। जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ वाला मैग्नेट है, ये साउथ वाला मैग्नेट है, दूर में रखा, एक दूसरे को पुल कर लेगा, ये दोनों मैग्नेट है। ठीक है, आपने एक बॉल यहाँ हवा में रखा हुआ है, इस बॉल को अपने, ये अर्थ है, तो बॉल को यहाँ पर जब छोड़ेंगे तो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी पुल कर लेगी। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूर से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि दोनों बॉडी जो है कांटेक्ट में नहीं है, ये दूर से ही काम कर रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो मान लीजिए हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस हैं, लाइक वीक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, न्यूक्लियस फोर्सेस है, तो वो सब हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको उसमें कुछ कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम अपना सारा फोकस जो रखेंगे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स पे रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जब दो बॉडी इन कॉन्टैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, दिस इज ए अर्थ और यहाँ एक बॉल है, इस बॉल का मान लीजिए m मास है, ये हवा में है सम h हाइट पे, और एक बॉल है टेबल के ऊपर में। ये अर्थ है, ये टेबल है। तो अगर इस बॉल को मैं छोड़ दूं तो ये बॉल तो स्ट्रेट अवे नीचे गिर जाएगी, है ना। इस बॉल को मैं यहां से अगर रिलीज कर दूं t इक्वल टू 0 में, अगर बॉल को मैं रिलीज कर दूं तो बॉल तो नीचे गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? अपने वेट की वजह से, क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा होगा, राइट। फिर यहाँ क्यों नहीं नीचे गिरी? तो आप कहेंगे सर यहाँ टेबल रखा हुआ है। तो टेबल रखा हुआ तो ओके, टेबल रखा हुआ तो क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि सर ये टेबल भी
इसको बॉल को तो डेफिनेटली अर्थ नीचे पुल कर रही है, मान लीजिए mg फोर्स से नीचे पुल कर रही है, लेकिन बॉल पे भी एक टेबल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जो कि ऊपर लग रहा होगा, ये टेबल का फोर्स है मान लो। तो ये टेबल का फोर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये टेबल के कांटेक्ट में है। यहाँ चूंकि कोई टेबल नहीं है, एयर है, तो यहाँ पर टेबल का जो फोर्स है वो जीरो है। टीएफ को हम कह रहे हैं टेबल फोर्स इज जीरो, लेकिन यहाँ पे टेबल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ये जो टीएफ है किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और टीएफ अगर ऊपर लग रहा है तो ये किस तरफ लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब भी कोई फोर्स जो है किसी भी कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और थोड़ा क्लियर ड्राइंग करते हैं। ओके, मान लीजिए आपने ये रखा, ये m है, अब ये टेबल रखा हुआ है, इधर नीचे आपका वेट काम कर रहा है mg, और ये टेबल जो है इस पे एक फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलर ऊपर, इसको नॉर्मल n से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो याद है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स उतनी जगह पे लगेगा जहां जहां कॉन्टैक्ट होगा फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसी को अगर थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करें, ये मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए एक कॉर्नर है इस तरह का बना हुआ है, और एक बॉल आई हुई है यहाँ पे, और ये बॉल जो है ऐसे टच कर, मतलब ये रॉक है, ये रॉक ऐसे टच है। तो रॉक का देखिए, रॉक का जो वेट है ऐसे काम कर रहा होगा mg। यहाँ पर कितना कांटेक्ट है? यहाँ कांटेक्ट मान लीजिए एक कांटेक्ट ये है P1, एक कांटेक्ट मान लीजिए यहाँ P2 है। तो ये P1 और P2 पे परपेंडिकुलर दो फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए एक फोर्स लगा इधर N1, और ये इसके परपेंडिकुलर लगेगा N2। ठीक है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब नंबर ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्स। ओके, यहाँ पर दो कांटेक्ट है, एक पॉइंट दो पॉइंट, तो आपने दो कांटेक्ट फोर्सेस लगा दिए। यहाँ पर सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत सारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो बहुत सारा लगेगा। तो मैं मानता हूँ बहुत सारा लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक से उसको रिप्रेजेंटेशन वैल्यू दिखा रहा हूँ। तो एक पॉइंट लिखा तो एक कांटेक्ट लिखा, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट है, इससे दो अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस दिखाया। अगर मान लीजिए कि और एक एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ब्लॉक है, और ये मान लीजिए पुली है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कांटेक्ट यहाँ है, इसके साथ में एक कांटेक्ट यहाँ है। ठीक है, इस पुली को यहाँ पर एक कांटेक्ट है, तो पुली पर फोर्सेस ऐसे लगेगा, मान लीजिए पुली वाला फोर्स हो गया नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स ऑन पुली, ये नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, ये नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। ये सारे के सारे नॉर्मल फोर्सेस जो हैं ये परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस है। जैसे ये कांटेक्ट सरफेस अगर ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर? सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स। हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स के लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर ही है, उस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है, तो बॉडी अगर मोशन में है तो कुछ देर बाद बॉडी का हम देखते हैं अपने आप रुक जाती है, इसका वेलोसिटी कम हो जाती है। मान लीजिए वेलोसिटी इसकी कम हो गई, यू हो गया, यू का वैल्यू जो है लेस देन वी है। तो क्यों कम होता है? तो हमारा जनरल सेंस ये कहता है कि बॉडी पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जैसे बॉडी इधर मूव करेगा, फ्रिक्शन किधर लगता है? इसके अपोजिट, इधर लगता है फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसका डायरेक्शन किधर है? पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शन is acting horizontal to contact surface, इसलिए फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है, जबकि ये परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है, इसलिए इसको नॉर्मल कह रहे हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े।
अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, मान लीजिए एक बुक रखी हुई है, इस पे m मास है, तो इस m मास पे क्या फोर्स लग रहा है? m मास पे नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रही है। क्योंकि ये एक सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सरफेस भी इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अगर मान लीजिए कि आप इसको पुल करने की कोशिश करेंगे या पुश करने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो फिलहाल फ्रिक्शन को हम ओमिट करते हैं, हम कोई पुल पुश नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल इसको रखा हुआ है। तो इसमें देखिए कि ओवरऑल फोर्सेस क्या हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया। तो अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करें, इधर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, इधर एक वाई एक्सिस ड्रॉ करें, तो आप देखिए y के डायरेक्शन में जो है f के डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 है, लेकिन y के डायरेक्शन में जो फोर्स है एक नॉर्मल है, मान लीजिए ये j की तरफ काम कर रहा है, और mg जो है वो नेगेटिव की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं n माइनस एम जी ऑफ j। तो अगर टोटल फोर्स अगर हम डिवाइड करें तो टोटल फोर्स इस बॉडी का जो हो जाएगा n माइनस एम जी जे है। क्योंकि बॉडी n माइनस एम जी जे है, लेकिन ये बॉडी ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रही है, बॉडी इज एट रेस्ट है, बॉडी इज एट रेस्ट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फोर्स क्या हो गया, ओवरऑल फोर्स तो हो गया 0, मतलब फोर्स नेट इक्वल टू हो गया 0। तो अगर 0 हो गया तो मतलब लिख सकते हैं n जो है mg के बराबर है, बैलेंस कर रहा है। मतलब फिजिकल सेंस में भी हम देख सकते हैं कि n जो है अगर mg ज्यादा होता तो ऑब्वियसली ये टेबल टूट जाती, और अगर n ज्यादा होता तो ये हवा में चली जाती। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बॉडी इसी जगह पे टिकी हुई है, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो इससे आपको पता चलता है, इस पे कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या बोलता है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये बोलता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग on a point is equal to vector sum of individual forces, ठीक है, फोर्सेस। क्या कह रहा है इसका मतलब? मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक ऐसे फोर्स लग रहा है F1, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है F2 इधर, एक कोई आदमी इसको इधर पुल कर रहा है F3 से, और कोई आदमी इसको इधर पुल कर रहा है F4 से। ओके, F4 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेट फोर्स जो है, मान लीजिए इसको, इस डायग्राम को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा बॉडी का वो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ओके, तो इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू से देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो लेट्स सी ए न्यूमेरिकल ऑन बेसिस ऑन दैट। I hope you are so far all the concept explained by me is gone well to you. If any sorts of doubts, please raise your hand and tell us that you are facing problem in this particular session. We'll definitely explain that. Suppose there is a force. This is a 200 Newton force, and it is angle at an angle alpha. And there is a 300 Newton force. It is angle at acting an angle beta. And there is another force, suppose F3 of 155 Newton, and it is angle at an angle theta. So what are the net forces on this particular particle? Okay, so suppose the three forces are acting on this particle at an angle beta and theta. So you have to find out the net force. So what will draw? You'll first draw the x and y axis. Okay, so let's considering this force. So we are going to break this force into two components. So this will be 200 cos alpha, and this will be 200 cos, 200 sine alpha. Similarly, we can break this 300 cos beta, and in this direction it will be 300 sine beta. If you have not studied the concept of vector resolutions, you may browse to our playlist of foundation classes, and there you will find that how to break a vector into the component. Now if we just break this particular force, it will be 155
cos theta, and this will be 155 sin theta. So let's combine all the forces in the next direction. Fx equal to 200 cos alpha, okay, minus 300 cos beta plus 155 cos theta, because they are in opposite direction. Fy will be simple, 300 sin beta to plus 200 sin alpha minus 155 sin theta. So net force will be Fx plus Fy. And if you just want to find out the magnitude, then you just have to do Fx square plus Fy square. Okay, because this is the Fx and this is the Fy, so this will be the resultant force and this will be the angle. So tan theta will be, resultant force angle will be Fy by Fx. Okay, so this way you can solve any problem involving multiple forces acting on a point. Now, summarizing one thing that is clear. So force is basically force is a vector quantity. So every vector quantity will have two things. First, magnitude and direction. So whenever there will be change in any of this component or both, the overall quantity gets changed. And to add vector, we need to use what? We need to use vector law of addition. Vector law of addition has to be implemented. Okay, so we have already explained the vector law of additions. Please consult the foundation class list and you will have a concept of that. We've already explained it there. Okay, so let us move to the Newton's first law of motion based on our understanding so far we have developed. So let's see. So we have studied in our class 9 on 10 that if a body is at rest or in a state of uniform motion, then it will continue to do so unless an external force applied on it. This particular statement is to say that law of inertia. आपने पढ़ा होगा, इस चीज को हम इनर्शिया कहते थे। ये क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए कि रेस्ट पे है, ये बॉडी है, ये रेस्ट पे है, इस बॉडी का वेलोसिटी में तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक ये बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल इस बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं फिलहाल, mg लग रहा है, ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो फिर ये वाला लॉ कैसे वैलिड होगा? नहीं। तो इन दैट केस इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको जब एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0 देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी is 0. This is Newton's first law of motion, qualitative law of motion. Okay, Newton first law of motion. So what it says? It says if net external force is called 0, then acceleration will be 0. If acceleration 0, it has got two meaning. First, either the body is at rest or uniform velocity. Okay, acceleration 0 कब होगा? या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो dv/dt आपका इसका 0 आएगा, है ना, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जब एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करें तो आप हमेशा याद रखिए कि दिस इज द summation of all the forces is 0, then only the acceleration is 0. For example, in this case, and all the forces, external force is 0, that's why body is at rest, है ना, because n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे।
then the body is equal to, body is in, एक्सेलरेशन का क्या है बॉडी का, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0 है इस केस में। ओके तो जब भी आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये वाला कंडीशन बिल्कुल याद रखेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, देन ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी वुड बी 0। ओके सो लेट अस सी इन केस। मान लीजिए आप एक इसके ऊपर खड़े हैं, आपको मैंने बताया था कि जब बेसिकली मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है बस में। अब बस में मान लीजिए एक आदमी जो है, हमने क्या किया, एक बेयरिंग वेयरिंग लगा दी, स्केट बोर्ड है मान लीजिए, स्केट बोर्ड कवर में एक डब्बा रख दिया। ओके तो फिलहाल ये बस रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ ये ऑब्जर्वर 2 है, ये ऑब्जर्वर 1 है। तो ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1 and 2 will find mass m is at rest at t equal to 0। मतलब ऑब्जर्वर 1 भी कहेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन m is equal to 0 एंड ऑब्जर्वर 2 भी कहेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स on m is 0. So they are in sync right now. Okay, from observer 1 also it is at rest, and observer 2 it is at rest. So observer 1 and observer 2, according to Newton's first law of motion, will say that next external force is acting on the body is 0. Okay, acceptable. For example, all of a sudden the bus started moving with an acceleration a. This bus, suppose at t greater than 0, after some time, bus started with an acceleration a. Okay, so from observer 1, there is an acceleration of mass, so this acceleration is basically a only, suppose that a only. So observer 1 will say, since there is an acceleration of mass is not equal to 0, so he will say that net force on mass is not equal to 0. Okay, it implies. But what will observer 2 will see? Observer 2 will see that there is no one who is applying force on this particular block. बट आपका हम लोग का फिजिकल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ये क्या है कि पीछे की तरफ जाने लगेगा, ऑब्जर्वर 2 की तरफ जाने लगेगा। तो ये क्या देखेगा कि मास, ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा, मास इज अप्रोचिंग observer 2, so it will have an acceleration, so acceleration of m with respect to observer 2 will be not equal to 0, क्योंकि ये इसकी तरफ आएगा तो इसको अपनी तरफ आते हुए देखेगा, पहले रेस्ट में था, अपनी तरफ आते हुए देखेगा तो क्या दिखेगा कि अपनी तरफ क्यों आ रहा है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास भी। तो मान लीजिए एक्सेलरेशन को हम a नॉट लिख देते, तो कुछ एक्सेलरेशन से आ रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है इसको, कोई फोर्स नहीं दिख रहा है इसको, तो इसको भी यही दिख रहा है कि भाई यहाँ एक फोर्स लग रही है, यहाँ एक फोर्स लग रही है, फिर ये इस तरफ कैसे आ रहा है, मतलब इसके हिसाब से क्या हो जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू 0, बट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स is equal to 0. So this is not the Newton's first law of motion. This is an invalid Newton's laws of motion. Newton's laws of motion क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो फोर्स 0 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, जैसे ही बस स्टार्ट हुआ ये पीछे की तरफ आने लगी, तो अगर पीछे की तरफ आने लगी तो ये कहेगा कि भाई पीछे की तरफ क्यों आ सकता है, इसको आना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसको दो ही फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, दूसरा mg लग रहा है, दोनों दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो फिर ये इस तरफ कैसे आया, तो यू विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट मींस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से फ्रेम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्रेम जो होता है दो तरह का होता है, एक फ्रेम जिसमें
लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है, लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, और दूसरे फ्रेम में नॉट वैलिड है, लॉज ऑफ मोशन नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। तो जिस फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। हम आज को इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। अब जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता उसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा? नहीं। कैसे हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? इसके लिए आप हमारे सेकंड वीडियो को देखें जो कि लॉज ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट में आ रहा है। ओके, तो फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि लॉज ऑफ मोशन ये बताता है कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन तभी तक जीरो होगा जब तक उस बॉडी का पे लगने वाले सारे फोर्स का सम जीरो होगा। अगर बॉडी पे कुछ भी फोर्स लग रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 का जो वर्जन था, जब बॉडी एज एट रेस्ट पे था तो दोनों कह रहे थे कि यस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन परफेक्टली एप्लीकेबल। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर 2 कुछ एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है, देखता है कि मास अपनी तरफ आने लगा, तो उसको अभी भी दिख रहा है कि उसमें नेट फोर्स जीरो है, कोई आदमी उसको फोर्स नहीं लगा रहा है, फिर भी वो कैसे मेरी तरफ आ रहा है, पीछे कैसे आ रहा है? तो मतलब वो ये कहेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ मास तो जीरो है, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ मास तो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन फोर्स लगने वाला जीरो है। तो इसके वजह से वो क्या करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता उसी फॉर्मेट में। तो वो किस फॉर्मेट में एप्लीकेबल होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है कि हाँ उसका कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। अब कोई कौन फोर्स लगा रहा है, कैसे फोर्स लगा रहा है, वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसको एक्सेलरेशन दिख रहा है मतलब वो फोर्स मानेगा। तो फोर्स जब मानेगा तो ये कहेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। क्लियर? तो हम लोग इसको अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को इन डिटेल में, कुछ न्यूमेरिकल के साथ में, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ एक इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम को, बिकॉज जैसे हमने मोशन में इंट्रोड्यूस किया था फ्रेम के कॉन्सेप्ट को कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट, उसी तरह हम यहाँ भी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रेम के कॉन्सेप्ट को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड in what frame we can apply the Newton's law of motion directly, and in what frame we have to change certain things so that we can apply it successfully. Okay, so with this I'll be completing the session of Newton's laws of motion part 1, and stay tuned for the part 2, and where we'll be explaining about different concept of inertial frames and the applications of Newton's first law of motion in non-inertial frame. So before I am signing off, I'll be again requesting you that if our video is adding any sort of value to your existing knowledge, or it is helping you to understand the concept of physics well, then kindly subscribe our channel and help us to reach to the masses and help other students as well by sharing these videos. And in case of any doubt, you may contact us through our Telegram channel that we have already shared in the main page of our YouTube channel. And at the same time, we'll be posting different kind of DPP series, and I'm expecting that a lot of students should solve it and send their solution to us in form of by in comment, or they can also write to us in the email ID that you have shared in the description box as well. So thank you, and thank you for your support so far, and I hope that we'll be keep getting support from you subscriber. Have a great day.